मैं प्रवीण सर, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम पढ़ रहे थे, जिसमें से आवेश के बारे में 5 लेक्चर हम लोग पढ़े थे। उसके बाद अभी तक कूलाम के बारे में हम लोग कूलाम के नियम में 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। टोटल 11 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कूलाम के नियम का लेक्चर नंबर 12। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि दो आवेशों के बीच तीसरे आवेश की संतुलनावस्था। तो उसमें 2 केस हमने आपको बताया था। पहला केस था कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। उसके बाद दूसरा आवेश था जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। तो विपरीत प्रकृति पर हमने आपको सूत्र निकाल दिया था, लेकिन हमने एग्जाम्पल नहीं कराया था। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, एग्जाम्पल आपका है कि 25 तथा -16 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, 25 तथा -16 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। किसी तीसरे आवेश को, किसी तीसरे आवेश को कहाँ रखें जिससे वह संतुलनावस्था में हो। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको लगाते हैं, इसका हल देखें। देखें, इसका हल आपका है कि सबसे पहले आपके सामने एक आवेश है 25 कूलाम का और दूसरा आवेश आपका है -16 कूलाम का। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, अब उसके बाद कर रहे हैं कि तीसरे आवेश को कहाँ रखें। तो बताइए, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं कि विपरीत प्रकृति के? आंसर विपरीत प्रकृति के हैं। एक प्लस है, दूसरा माइनस है। तो हमने आपको कल के लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बतवाया था कि अगर समान प्रकृति के हैं तो संतुलनावस्था बीच में होगी, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो संतुलनावस्था बाहर होगी। इसका मतलब तीसरे आवेश को कहाँ रखेंगे, बीच में कि बाहर? आंसर बाहर। तो चलिए मान लेते हैं कि माना तीसरे आवेश को, ये देखिए, माना तीसरा आवेश आपका कैपिटल Q है, इसको यहाँ से कितनी दूरी पर रखते हैं? x दूरी पर रखते हैं। तो हमें बताओ किसकी गणना करनी है? x की गणना करनी है। प्रश्न पूछा गया है तीसरे आवेश को कहाँ रखें। हमने माना x दूरी पर रखे, तो किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो चलिए इसी बात को यहाँ पर हम मानते हैं कि माना तीसरे आवेश को, माना तीसरे आवेश को -16 कूलाम से x दूरी पर रखने पर, x दूरी पर रखने पर वह संतुलनावस्था में होता है, वह संतुलनावस्था में होता है, वह संतुलनावस्था में होता है। ठीक है, तो हमें x की गणना करनी है। तो चलिए अब आप बताइए, ये जो आपका Q वाला आवेश, इस पे कितने बल लगेंगे? आंसर 2 बल लगेंगे। एक लगाएगा 25 वाला, एक लगाएगा -16 वाला। आइए एक एक करके लगवाते हैं। आइए पहले लगवाते हैं 25 वाले से। 25 वाला देखने में कैसा है? प्लस। ये वाला भी क्या है? प्लस। तो 25 वाला इसको बताओ क्या करेगा? आकर्षित की प्रतिकर्षित? आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो 25 वाला इसको बताओ खींचेगा कि भगाएगा? आंसर भगाएगा। तो 25 वाला ये देखिए, इसको Q वाले को ये भगाया, ये माना कितने बल से? F1। ठीक है, तो चलिए अब आइए सबसे पहले बल लगाते हैं 25 कूलाम के कारण। 25 कूलाम के कारण लगवाएं। बोलिए F1 का मान बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2, 25 गुणे Q बटे दोनों के बीच की दूरी, बोलिए 10 + x का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। तो चलिए 25 ने अपना काम कर दिया। अब आइए बात करते हैं कि -16 कूलाम के कारण, -16 कूलाम के कारण। चलिए अब इससे बल लगवाते हैं। अब बताइए -16 वाला देखने में कैसा है? प्लस है, माइनस है? माइनस है। तो ये वाला इसको आकर्षित के प्रतिकर्षित? आंसर आकर्षित करेगा। तो ये वाला इसको बताओ खींचेगा कि भगाएगा? आंसर खींचेगा। तो ये वाला इसको, ये देखिए ये खींचा, ये खींचा, ये देखिए अपनी तरफ खींचा, ये देखिए माना कितने बल से?
F2 बल से खींचा, F2 बल से, ठीक है। कितने बल से खींचा? F2 बल से खींचा है। तो चलिए F2 का मान बताइए। तो आपका आ जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 बटे x का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप बताइए Q वाले पर 2 बल लगे हैं, एक बल आपका आगे है, दूसरा बल पीछे है। अब इसे संतुलनावस्था में रहना है, और आप जानते हैं संतुलनावस्था में तभी रह पाएगा जब दोनों बल आपस में बराबर हो। अब हम यहां से कह सकते हैं संतुलनावस्था के लिए, अब हम कह सकते हैं संतुलनावस्था के लिए, संतुलनावस्था के लिए, ठीक। चलिए क्या होना चाहिए? F1 बराबर F2 होना चाहिए, ठीक। F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 25 गुणे Q बटे 10 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 16 गुणे Q बटे कितना? x का स्क्वायर। ये देखिए पूरा का पूरा कटा, ये देखिए Q से Q कटा। एक बार फिर आपको बता रहे हैं, जिस तीसरे आवेश को हम लोग लाते हैं वो सवाल लगाते समय कट जाता है, इसलिए सवाल के सेहत पर तीसरे आवेश के मान पर, उसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चाहे छोटा हो, बड़ा हो, प्लस हो, माइनस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चाहे सवाल में दिया रहे या ना दिया रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके सामने है कि सवाल लगाते समय तीसरा आवेश कट जा रहा है। अब यहां से आपका आ जाएगा 25 बटे 10 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 16 बटे x का स्क्वायर। अब आप दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लें। अब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5 बटे 10 प्लस x, ठीक, बराबर आपका आ जाएगा 4 बटे x। अब यहां से आ जाएगा 5x बराबर 40 प्लस 4x। अब आप इधर ले आइए तो x बराबर आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर आपने कहाँ से नापा है? आंसर -16 वाले से। तो बताओ आंसर में आप क्या लिखेंगे? -16 कूलाम से कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर पर, ठीक। -16 कूलाम से कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर पर अगर आप रखेंगे तो यह संतुलनावस्था में होगा। अगर आपसे पूछा जाए 25 कूलाम से कितनी दूरी पर, इसी 40 सेंटीमीटर में कितना जोड़ दें? 10 सेंटीमीटर जोड़ दें, या हम कह सकते हैं या इसका एक आंसर और है 25 कूलाम से, या 25 कूलाम से कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर पर। ये आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहे दूरी -16 से बताइए और चाहे 25 से बताइए, दोनों का मतलब एक ही। ऐसे आपको पूरा सवाल सॉल्व करना है। तो चलिए ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। दोनों केस हमने आपको बता दी। अगर समान प्रकृति के हैं तो संतुलनावस्था बीच में कहीं होगी, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं संतुलनावस्था बाहर होगी। चलिए दोनों केस आपके हो गए, जब समान प्रकृति के हैं और जब विपरीत प्रकृति के हैं। दोनों पर एग्जाम्पल भी आपने लगा लिया। अब आइए हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगली एक महत्वपूर्ण हेडिंग है, हम कह सकते हैं कि हवा की दूरी। हेडिंग है हवा की दूरी तथा माध्यम की दूरी में संबंध। हवा की दूरी तथा माध्यम की दूरी में संबंध। अब आप इसको जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। इस पे भी काफी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं। खतरनाक हेडिंग है, आराम समझिए कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दो आवेश हैं, दोनों हवा में रखे हैं, ठीक है। उनके बीच में कुछ बल लगा। आप ये पूछ रहे हैं कि माध्यम में दूरी कितनी कर दें कि बल वही रहे, बल ना बदले। मतलब जो बल हवा में लग रहा है वही बल माध्यम में लग रहा है। तो पूछे हैं कि दोनों हवा की दूरी और माध्यम की दूरी कितनी कितनी हो कि बल दोनों में बराबर रहे, ठीक है। तो इसी बात को हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि जब दोनों आवेश हवा में हैं, जब दोनों आवेश कहां हैं? जब दोनों आवेश हवा में हैं, तो चलिए सबसे पहले दोनों आवेश को हवा में रखते हैं। ये देखिए एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है। दोनों के बीच की दूरी है r एयर, ठीक है। हवा में रखे हैं, एयर में रखे, एयर में। मान लिया इनके बीच लगने वाला बल F है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान r एयर का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। चलिए अब इनको, अब सवाल ये कह रहे हैं, देखिए प्रश्न ये है
कि दोनों आवेश थे आपके Q1 और Q2, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में कोई माध्यम भर दिया, ये देखिए इनके बीच में डाल दिया कोई परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी हम लोग कितना कर दें कि बल पहले के जितना ही रहे। इन दोनों के बीच की दूरी हम कितना कर दें कि बल जो है वो पहले के जितना रहे। तो चलिए मान लेते हैं, माना इनके बीच की दूरी कर दिया गया R मीडियम, कितना कर दिया गया, R मीडियम कर दिया गया, R मीडियम, ठीक है। R मीडियम करने से बल पहले के जितना ही रहता है। तो बताइए यह बराबर फॉर्मूला बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, उसके बाद Q1 इंटू Q2 अपान कितना, R मीडियम का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए A भी F के बराबर है, A भी F के बराबर है, तो दोनों को आपस में क्या कर दे, बराबर। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण नंबर 1 और कहां से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। अब आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R एयर का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q1 इंटू Q2 बटे R मीडियम का होल स्क्वायर। ये देखिए ये पूरा का पूरा कटा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कटा। अब आप इसको उल्टा कर दें, R एयर का स्क्वायर बराबर K इंटू R मीडियम का स्क्वायर। अब यहां से वर्गमूल ले ले, अब आपका आ जाएगा R एयर बराबर, ये आ जाएगा √K टाइम्स R मीडियम। ये है हवा की दूरी और माध्यम की दूरी में संबंध, कि जो हवा की दूरी होती है वो माध्यम के दूरी की कितनी गुनी, √K गुनी होती। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दो आवेशों को आप चाहे इतनी दूरी पर रखो, चाहे दो आवेशों को इतनी दूरी पर रखो, दोनों के बीच में लगने वाला बल हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये इसका मतलब है, इसको ध्यान रखिएगा। तो R एयर बराबर होता है √K इंटू R मीडियम। चलिए अब इस पर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल कराते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है। देखें सवाल कैसे अगर बनेगा, कभी मान लिया तो कैसे बनेगा। देखें एग्जाम्पल आपका ये है, छोटा सा एग्जाम्पल है, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल आपका है कि दो बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर दूरी पर, दो बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर दूरी पर हवा में रखे हैं, ठीक। उनके बीच K बराबर 4 वाला माध्यम भरकर दूरी कितना कर दें कि उनके बीच लगने वाला बल वही रहे। ये देखिए छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। दो बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं, उनके बीच में क्या भर दिया गया, K बराबर 4 भर दिया गया। और जब का जाहिर सी बात है, जब उसके बीच में K बराबर 4 भर दोगे तो लगने वाला बल कम हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि दूरी कितना कर दें कि बल पहले के जितना हो जाए। ये सवाल आपका 1 नंबर का प्रश्न है, अगर आपको सूत्र याद है तो। चलिए बताइए, सबसे पहले इसको हम लगाते हैं, इसका सोल्यूशन देखें, हल देखें। चलिए बताइए हवा की दूरी कितना दिया गया, R एयर बराबर 10 सेंटीमीटर। बताओ K का मान कितना दिया है, K बराबर 4। अब बताओ क्या पूछा है, माध्यम की दूरी पूछा, R मीडियम आपका पूछा है। ये R एयर दिया है, K का मान दिया है, किसका मान पूछा, R मीडियम पूछा। 1 लाइन का सवाल है। अभी आप हम पढ़ा क्या रहे हैं, R एयर बराबर होता है √K इंटू बताएं क्या, R मीडियम, ठीक। अब यहां से R मीडियम का मान निकालो, तो R मीडियम बराबर आपका आ जाएगा R एयर बटे √K। अब आ जाएगा R एयर का मान बताइए 10, और ये आपका आ जाएगा √K कितना है 4, तो ये आपका आ जाएगा 10 बटे 2, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो बताइए R मीडियम बराबर कितना आ गया,
5 सेंटीमीटर आपका आंसर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो आवेशों को हम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें या उनके बीच में भर दे के बराबर 4 और 4 भर करके कितने पर रखें? 5 सेंटीमीटर पर रखें, दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या रहेगा? वही रहेगा। मतलब दो आवेशों को हवा में चाहे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, चाहे उनके बीच में भर दो कोई माध्यम जिसका परावर्तन कितना हो? 4 हो, और भर करके दूरी कितना कर दो? 5 सेंटीमीटर कर दो, दोनों केस में लगने वाला बल आपका वही रहेगा। ये इसका मतलब है। चलिए इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब उसके बाद अगली हेडिंग देखें। अगली हेडिंग आपकी ये है कि दो आवेशों के बीच बल। अगली हेडिंग है दो आवेशों के बीच बल जबकि उनके बीच कई माध्यम हैं। जबकि उनके बीच कई माध्यम, ये छोटी सी हेडिंग है, ठीक है। ये इस हेडिंग के माध्यम से आपको बताते हैं इस पे सवाल कैसे लगाने हैं कि मतलब दो आवेश हैं, उनके बीच में कोई एक माध्यम नहीं है बल्कि कई माध्यम भरे हैं। तो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, इसका अब आपको बस हम एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, उसी पर आपके सारे सवाल लग जाएंगे। देखिए इसका एक हम आपको तरीका बता रहे हैं कि यदि दो आवेशों के बीच कई माध्यम हैं, यदि दो आवेशों के बीच कई माध्यम हैं तो माध्यम की दूरी को हवा की दूरी में बदलकर हवा में बल ज्ञात कर लेते हैं। बस यही तरीका आपका, यही तरीका ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो आवेशों के बीच में अगर कई माध्यम भरे हैं तो आपका सबसे पहला काम है जो माध्यम की दूरी है उसको कहां बदल लो? हवा में बदल लो बस। और जब माध्यम की दूरी को हवा में बदल लेंगे आप तो हवा में बल निकाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। आप इस सेंटेंस को जल्दी रटिए। आपने क्या सीखा कि अगर दो आवेशों के बीच में कई माध्यम हैं तो केवल एक काम करना, एक मंत्र है सवाल लगाने का कि सारी की सारी माध्यम की दूरी को किसमें? हवा की दूरी में बदलकर हवा में बल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब इसी पर हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बढ़िया सा देखिएगा कैसे क्वेश्चन जो है आपका इस पे बनता है। ठीक, एक छोटा सा प्रश्न हम आपको करके दिखाते हैं, ये भी देख लें, कभी कभी ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। देखें एक छोटा सा एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल आपका ये है कि एक आवेश आपका है Q, ये देखिए, उसके बाद इसके बीच में देखें परावर्तन के बराबर 9 वाला कोई पदार्थ भरा है, 9 वाला। इसकी दूरी है आपकी 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर ये, ठीक। उसके बाद कुछ दूरी पर परावर्तन, ये देखिए K बराबर 16 वाला कोई माध्यम भरा, इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर। इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कुछ दूरी तक ये देखिए ये आपकी K बराबर 25 वाला कोई माध्यम भरा है, इसकी दूरी है 9 सेंटीमीटर। ये देखिए ये, उसके बाद यहां पर एक दूसरा आवेश आपका रखा है Q। ये सवाल देखिए बन करके आ गई। मतलब दो बिंदु आवेश आपके Q और Q हैं, इनके बीच में 3 माध्यम भरे हैं। पहला माध्यम 9 वाला है, दूसरा 16 वाला है, तीसरा 25 वाला। प्रश्न पूछा गया है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करिए। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की क्या करिए? गणना करिए। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करिए। ठीक, तो चलिए इसका हल हम लोग करते हैं। बस केवल इसका एक लाइन का सवाल है। मंत्र हमने क्या बताया था कि अगर दो आवेशों के बीच में कई माध्यम भरे हैं तो आपको केवल एक काम करना है, माध्यम की दूरी को किसमें? हवा की दूरी में बदलने बस।
ठीक है, तो चलिए अब यहां पर बदलते हैं। अब बताओ, सूत्र हमने बताया था आर एयर बराबर अंडर रूट बताओ के इंटू कितना, आर मीडियम। ठीक है, तो अब चूंकि 3 माध्यम है तो यहां से आप लिखिए आर एयर बराबर अंडर रूट K1 इंटू आर मीडियम 1 प्लस अंडर रूट K2 इंटू बोले आर मीडियम 2 और प्लस अंडर रूट K3 इंटू बोले आर मीडियम 3। ठीक है, तो चलिए अब बताइए आर एयर बराबर, बोलिए अंडर रूट बताओ K1 कितना है 9, अब बताओ आर मीडियम 1 पहले दूरी कितनी है 5, उसके बाद K2 कितना है अंडर रूट आपका आ जाएगा 16, दूरी कितनी है 10, उसके बाद ये कितना है अंडर रूट 25 और वो दूरी कितनी है 9। अब यहां से आ जाएगा आर एयर बराबर, यह आ जाएगा 3 × 5 = 15, उसके बाद प्लस 40, उसके बाद आपका आ जाएगा 5 × 9 = 45। अब बताइए आर एयर बराबर बताओ कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं आर एयर बराबर कितना मीटर, 1 मीटर आपका आ गया। अब आप एक काम करिए, इन सब को हटा के फेंक दें, अब आप केवल दोनों आवेशों को कहां रख दो, हवा में। ये देखिए पहला आवेश, ये आपका दूसरा आवेश है, इसको कहां रखिए, हवा में, इनके बीच में हवा डाल दो। हवा की दूरी बताओ कितनी आई है 1 मीटर आई है। अब आप बल निकाल दो, बताइए न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि जब भी 2 आवेशों के बीच में कई माध्यम भरे हो तो माध्यम की दूरी को हवा की दूरी में बदल के और हवा में बल निकाल दो, काम खत्म है। अब बताओ इनके बीच में लगने वाला बल अब तो बता दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 अपान R का स्क्वायर। अब आ जाएगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे Q बटे कितना 1 का स्क्वायर। अब यहां से आपका आ जाएगा यह बराबर, इसका मान रख सकते हो 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू आपका आ जाएगा Q का स्क्वायर। यही है दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल। तो इस टॉपिक पर कभी भी किसी भी कंपटीशन में या कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आपको सवाल मिलता है कि 2 आवेश आपको दिखें और उनके बीच में अलग अलग माध्यम भरे हो, 3 4 5 6 7 8 अलग अलग माध्यम भरे हो, इसका केवल एक मंत्र है, माध्यम की दूरी को किसमें, हवा की दूरी में बदल के, और बल आपको कहां निकालना है, हवा में बल निकालना है। चलिए नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक, इसको समझ ले, बहुत छोटी सी बात है, एक लाइन का छोटा सा कंसेप्ट है। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है आपको हम समझाते हैं। देखें, बात केवल इतनी सी है कि जैसे मान लिया कि यहां पर कोई आवेश रखा है, मान लिया ये कोई बिंदु आवेश आपका Q है, ठीक, इस पे हमने मान लिया कई बल लग रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया पहला बल लगा F1, एक बल लगा है F1, दूसरा बल लगा है F2, उसके बाद तीसरा बल लगा है F3, उसके बाद चौथा बल लगा है F4। मान लिया इस आवेश पर 4 बल लगे हैं, कौन कौन, F1 F2 F3 और F4। अब आपसे पूछा जाए कि इस पर लगने वाला कुल बल, तो आप बोलेंगे इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो सभी बलों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। बस इसी बात को कहते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एकदम बिल्कुल सीधी सी छोटी सी बात है कि अगर किसी आवेश पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो सभी बलों के योग के बराबर होगा। इसी बात को हम कहते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए ये देखिए, हमने मान लिया आपका वेक्टर F1 है, ये आपका वेक्टर F2 है, वेक्टर F3 है, वेक्टर F4 है। तो भाई आइए इस बात को शब्दों में लिखें कि यदि किसी आवेश पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों, कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो उस पर लगने वाला परिणामी बल, तो उस पर लगने वाला कौन सा बल, परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के, सभी बलों के सदिश
योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही बलों के अध्यारोपण का क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं। ठीक। अब देखें, अब हम कह सकते हैं इस पे अगर आपको परिणामी बल निकालना है तो हम कह सकते हैं वेक्टर F बराबर आपका आ जाएगा वेक्टर F1 प्लस कितना, वेक्टर F2 प्लस कितना, वेक्टर F3 प्लस कितना, वेक्टर F4। ये है इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। इसी बात को हम लोग कहते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एकदम बिल्कुल सीधी सी बात है। एक बार फिर से, यदि किसी आवेश पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो उस आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग का क्या मतलब है भाई? आपको पता होगा बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशियों को ऐसे नहीं जोड़ा जाता। सदिश राशियों को जोड़ने का तरीका होता है, वेक्टर में हमने बताया था सदिश राशियों को 2-3 प्रकार से जोड़ते हैं। एक त्रिभुज का तरीका है, एक समांतर चतुर्भुज का तरीका है, एक और होता है बहुभुज का तरीका। तो वेक्टर या जो सदिश राशियां हैं वो सीधे नहीं जुड़ती हैं, उनके जुड़ने का अलग तरीका होता है। तो इसी बात को हम लोग कहते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आप इसको नोट कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जाकर के कूलाम के नियम के बारे में जितनी भी सूचनाएं थी, जितनी भी जानकारी थी, हमने आपको एक एक करके सब बता दिया। अब आइए छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल आपको हम कूलाम के नियम में करवाते हैं। देखें, जैसे देखें पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर, 2 बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं। 1 मीटर की दूरी पर कहाँ रखे हैं? हवा में रखे हैं। इनके बीच लगने वाला, इनके बीच लगने वाला न्यूनतम बल ज्ञात करिए। इनके बीच लगने वाला न्यूनतम बल ज्ञात करिए। ये 1 नंबर का प्रश्न है भाई, लेकिन बड़ा टिपिकल प्रश्न है। देखना, 2 बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं, इनके बीच लगने वाला न्यूनतम बल ज्ञात करिए। अब बताओ बिंदु आवेश कौन है? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं दिया है। ठीक, पूछा इनके बीच लगने वाला न्यूनतम बल ज्ञात करिए। अब देखो कैसे लगेगा, आपको हम करके दिखाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखिए इसका हल होगा, मान लेते हैं कि माना 2 बिंदु आवेश, एक आपका है Q1 और दूसरा आपका Q2 है। दोनों हवा में रखे हैं कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। चलिए पहले इनके बीच में बल निकालते हैं। बल का सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान कितना, R का स्क्वायर। तो यह बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे कितना, R कितना है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2। ये है दोनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल। लेकिन बल नहीं पूछा है, न्यूनतम बल पूछा है, न्यूनतम बल निकालना है। तो देखें इसका मान तो फिक्स रहेगा 9 × 10⁹। अब हम कह सकते हैं फॉर F मिनिमम, इसका मतलब है बल के न्यूनतम होने के लिए फॉर F मिनिमम, इसका मतलब हिंदी में बताइए, इसका मतलब है बल के न्यूनतम होने के लिए ये जो Q1 Q2 है इसको भी होना पड़ेगा मिनिमम। Q1 Q2 को भी न्यूनतम होना पड़ेगा। और Q1 Q2 तब न्यूनतम होगा जब Q1 भी न्यूनतम हो और Q2 भी न्यूनतम हो। ये देखिए, समझ में नहीं आपको आ रहा है? अरे भाई बल का मान किस पे निर्भर करता है? Q1 × Q2 पर। बल का मान न्यूनतम कब होगा? जब Q1 Q2 का मान न्यूनतम हो। और Q1 Q2 तब न्यूनतम होगा जब Q1 भी न्यूनतम हो और Q2 भी न्यूनतम हो। अब आप बताइए ठीक है, बताइए पूरे ब्रह्मांड में सबसे न्यूनतम आवेश कितना होता है? आंसर इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब Q1 को कितना होना पड़ेगा? 1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसको भी क्या होना पड़ेगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19। बताओ समझ में सवाल आया कि नहीं है? यही इस सवाल की खासियत है कि बल का मान न्यूनतम तभी होगा जब ये भी न्यूनतम हो, ये भी न्यूनतम हो, और सबसे न्यूनतम आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। समझ में आया? इसका मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा तभी बल का मान न्यूनतम आएगा। अब आप रख दो, तो अब बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1.6 गुणे 10 की पावर -19 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब आप इसका मान रखिए, यह बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9। अब आ जाएगा 16 गुणे 16 256 होता भाई। 2.56 गुणे 10 की पावर 19 19 38 आपका आ गया। अब आपका आ जाएगा F बराबर, ये आपको गुणा करेंगे 9 6 4 आ गया, 9 5 50 5 आ गया, और 18 5 23 आ गया। 23.04 गुणे 10 की पावर माइनस। अब आप 38 में से 9 निकालेंगे, आपका आ जाएगा -29, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये है आपका आंसर। तो बताइए बल कितना आ गया? 23.04 गुणे 10 की घात -29 न्यूटन। बताओ सवाल आपको समझ में आया? था बहुत ही छोटा सवाल, बस थोड़ा सा घुमा दिया था, न्यूनतम बल पूछा था, न्यूनतम। तो बल न्यूनतम तभी होगा जब Q1 भी न्यूनतम हो और Q2 भी न्यूनतम हो, और सबसे न्यूनतम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा और इसको भी इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल देखें, किसी आवेश कैपिटल Q को दो ऐसे भागों में बांटिए किसी आवेश कैपिटल Q को दो ऐसे भागों में बांटिए कि उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो। उनके बीच लगने वाला बल क्या हो? अधिकतम हो। ठीक, ये प्रश्न आपका है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए छोटा सा सवाल है, किसी आवेश Q को ऐसे दो भागों में बांटिए कि उनके बीच लगने वाला बल क्या हो? अधिकतम हो। ये पॉइंट, ये जो सवाल है, इसका कंसेप्ट हमने आपको नोट करके कूलाम के नियम में रटवाया था। हमने कहा था कि आप रटिए, किसी आवेश Q को अगर दो बराबर बराबर भागों में बांट दें, याद करिए, ठीक है, अगर किसी आवेश Q को दो बराबर भागों में बांट दे तो उनके बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब बराबर बराबर भागों में बांटो, आंसर आएगा Q/2 और Q/2। ये हम आपको रटा चुके हैं, लेकिन ये आता कैसे है अब आपको आज हम सिद्ध करके दिखाते हैं कि किसी आवेश Q को अगर आप दो बराबर भागों में बांट देंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर आएगा Q/2 और Q/2। अब ये कैसे आता है आपको हम आज सॉल्व करके दिखाते हैं। देखें, चलिए मान लेते हैं इसका हल, देखें कैसे लगेगा। चलिए देखें, मान लिया आपके पास Q है, तो मान लेते हैं कि माना इसका पहला भाग Q है, इसको हम बांटने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि माना इसका पहला भाग Q है, तो दूसरा भाग बताओ कितना बचेगा? Q - Q बचेगा। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि पहला भाग आपका Q है और दूसरा भाग आपका बताओ Q - Q है। ये देखिए, ये मान लेते हैं कि माना दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं? R दूरी पर रखे हैं। क्लियर है? चलिए अब इन दोनों के बीच में कह रहा है लगने वाला बल अधिकतम है। आइए बल का मान निकालें, तो बल बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बताओ Q1 कितना है? Q, उसके बाद Q2 कितना है? Q - Q बटे R का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए ये आपका आ जाएगा, यह बराबर, इसको लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा Q - Q का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब चलिए इसका अवकलन करते हैं, अवकलन Q के सापेक्ष। अब निकालते हैं dF/dQ। ठीक, तो आपको पता है नियतांक पीछे चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा d/dQ, अंदर बचेगा बताओ QQ माइनस कितना? Q का स्क्वायर। आया? अब यहां से आप इसका अवकलन करिए। अब आपका आ जाएगा dF/dQ बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। अब इसका अवकलन आपका आ जाएगा Q माइनस आपका आ जाएगा 2Q। समझ में आया? डायरेक्ट हमने कर दिया, अवकलन आपको पता होगा। इसका जो है Q के सापेक्ष 1 हो जाएगा, नियतांक पीछे आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 2Q। अब आपको पता होगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा, फॉर मैक्सिमा, किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए, ठीक है, df बाई dq को क्या होना पड़ेगा? 0। बताओ, अवकलन मैथ में है उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ, किसी भी फंक्शन के अधिकतम या न्यूनतम होने के लिए उसका dy बाई dx का मान कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अब आप इसको 0 करिए तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर का स्क्वायर। आपका आ जाएगा Q माइनस 2Q बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q माइनस 2Q बराबर कितना? 0। तो अब यहाँ से आपका आ जाएगा बोलिए भाई, यहाँ से 2Q बराबर कितना? Q, ये देखिए आपका भैया Q बराबर Q/2। बताइए सिद्ध हुआ कि नहीं? इसका मतलब बताइए पहला भाग, इसका मतलब आपका आ जाएगा पहला भाग, बताओ कितना आ गया? Q/2। उसके बाद दूसरा भाग भी आपका आ जाएगा Q/2। ये देखिए आपका आंसर है। यही चीज हमने आपको रटवाया था। ठीक है, सवाल थोड़ा सा कठिन है, कॉम्पिटिटिव सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो रट डालिए, किसी आवेश को अगर हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल सबसे ज्यादा होगा। चलिए, अब जाकर के आवेश तथा कूलाम के नियम की पूरी कहानी आपकी समाप्त हो चुकी है। सारे कंसेप्ट हमने आपको बताया। टोटल कितने लेक्चर हुए आपके? 12 लेक्चर हुए हैं। अब अगले क्लास में आपको हम एनसीईआरटी पर इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवा देंगे, तब उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।